जिस चीज का डर था वो हो गया। यह बात मैंने काफी पहले बोली थी कि भारतीय मुसलमानों और अल्पसंख्यकों पर लगातार जो मोदी सरकार जुल्म कर रही है, और विदेश में जब मीडिया बोलता है, कोई दूसरा देश अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म पर बोलता है, तो मोदी सरकार उसको कहती है कि यह हमारे देश को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन मैंने कहा था कि अगर मोदी सरकार यही रवैया अपनाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि भारत का सर इसी मोदी सरकार की वजह से नीचा हो जाएगा। लेकिन अगले इंसान को सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है। अपने जवानों की शहादत को इग्नोर करके जो आदमी जश्न मनाए अपनी जीत का, वो भी फर्जी जीत का, कि G20 में भौकाल हो गया और G20 में ये हो गया, तो लीजिए इसको क्या कहोगे। अमेरिका में ये पूरी अंग्रेजी रिपोर्ट आपके सामने, ध्यान से देख लीजिए। अमेरिका में मोदी सरकार के खिलाफ और उनकी नीतियों के खिलाफ यूएस कमीशन अब सुनवाई करेगा। जी हां, रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया ऑन सितंबर 20 सितंबर एक बड़ा खास दिन है। हालांकि मैं इस चीज को नहीं मानता कि कुछ इसमें बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन कम से कम जो अंधभक्त हैं, जो मोदी मंडली है, जो सारा दिन रात सीना पीटती है कि मोदी का भौकाल है, मोदी का जो है जलवा है, तो अब इस जलवे पर क्या कहोगे। आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि मोदी सरकार की गलत नीतियां बनाई गई हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट देख लीजिए। मुस्लिम गौ हत्या कानून, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर सुनवाई करेगा अमेरिकी आयोग। ठीक है, उगला जहर तो इन बेचारों को इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि मोदी सरकार ये नव भारत टाइम्स बंद करवा देगी। ये सच्चाई है। अब दोस्तों, इस रिपोर्ट में USCIRF ने यह रिपोर्ट किया है, और आपको बता दूं कि इसमें सीधा सीधा कहा गया कि गौ हत्या के नाम पर, धर्म परिवर्तन के नाम पर, नागरिकता देने के नाम पर और मुस्लिम होने की वजह से तरह तरह के कानून बनाकर मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को मारने और परेशान करने का यह मुद्दा मोदी सरकार जब से आई है चल रहा है और बढ़ता जा रहा है। इस पैराग्राफ को पढ़िए जो नव भारत टाइम्स में लिखा हुआ है। नूह में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा का भी जिक्र किया गया है। मोदी की वॉशिंगटन डीसी की राजकीय यात्रा अमेरिका और भारत के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाती है। USCIRF ने कहा कि पिछले दशक में भारत सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाली, भेदभाव करने वाली नीतियां बनाई हैं और लागू की हैं, जिनमें धर्मांतरण विरोधी कानून, गौ हत्या कानून, धर्म के नाम पर नागरिकता को प्राथमिकताएं देने वाले कानून और नागरिक संस्थानों के लिए विदेशी फंडिंग पर प्रतिबंध शामिल है। आयोग ने कहा कि हाल के रुझानों में जुलाई में हरियाणा में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा भड़काना और मणिपुर में ईसाई और यहूदी अल्पसंख्यक के खिलाफ हमले शामिल हैं। जो भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को कम करने के लिए नई रणनीति की आवश्यकता पर हम इस पर जोर डालेंगे। दोस्तों, USCIRF ने 2020 से अमेरिका की गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट की है कि भारत को मौजूदा गंभीर उल्लंघनों के लिए ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए, विशेष चिंताजनक वाले CPC के रूप में डाल देना चाहिए, यानी एक भारत पर गंदा दाग लगा देना चाहिए। दोस्तों, ये एक बड़ा दाग है, लेकिन बाइडेन ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी का जलवा है। इसका मतलब ये है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से काफी ठीक ठाक हैं, और अमेरिका को भारत की जरूरत इसलिए है क्योंकि अमेरिका से चीन का टकराव है और चीन का पड़ोसी भारत है। अमेरिका सीधा किसी दुश्मन से नहीं टकराता है, उसके पड़ोसी को अपना दोस्त बनाता है और भिड़वा देता है। इस वजह से भारत अमेरिका के लिए जरूरी है। आपको बता दूं कि कुछ वक्त पहले जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो भारत में
चरण चुंबक पत्रकारों ने जबरदस्त तरीके से शोर मचाया था कि अरे मोदी जी का भौकाल है। लेकिन वहां पर अमेरिकी पत्रकारों ने जब मोदी जी से सवाल कर लिया कि आप अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उस पर आप क्या करेंगे, भेदभाव जो हो रहा है, तो उस पर बड़ी ही बीजेपी ने बेशर्मी से हर जगह बयान जारी किया। और हमारे राजा साहब ने भी कहा कि भारत में धर्म और जाति और रंग के कोई भेदभाव नहीं है और सबको समानता का अधिकार है। वो तमाम वीडियोस आप देख चुके हैं, वो उस पर नहीं जाऊंगा वरना नई बातें छूट जाएंगी। इसके बाद मोदी जी जब भारत आए और बाइडेन G20 की मीटिंग में भारत आए तो बड़ी तालियां बजाई गई। अरे मोदी जी का एक जलवा है, बाइडेन झुक के मिल रहा है, ये कर रहा है। ये गोदी मीडिया के चरण चुंबकों का काम है। 2014 से इनको प्रोजेक्ट दिया गया है, ये बेचारे उस चीज में लगे हुए हैं। अब दोस्तों हकीकत यह है कि मोदी जी को डर भी ऐसा था कि उसी बाइडेन के पत्रकार जो साथ में आए थे, उसी बाइडेन जी के साथ, राष्ट्रपति अमेरिका के साथ, तो उन पत्रकारों को मना कर दिया गया कि आप न मुझसे सवाल करोगे न बाइडेन सवाल करवाए। हुआ यह कि अमेरिका के व्हाइट हाउस ने खुद कहा कि मोदी सरकार ने हमारे अमेरिकी पत्रकारों को सवाल करने से रोक दिया है। इसके बाद बाइडेन भी खेल गए। बाइडेन भारत के बाद वियतनाम गए और वियतनाम में जाने के बाद उन्होंने बयान दिया कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे जुल्म और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जब भी मेरी मोदी जी से बात होती है मैं मोदी जी को समझाता हूं और भारत को समझना होगा। यह एक छोटा सा इशारा था, लेकिन इस इशारों को भी मैनिपुलेट किया गया मोदी जी के चरण चुंबक पत्रकारों के द्वारा, जो असल में देश के चौथे स्तंभ नहीं, एक देश का चौथा ऐसा आतंकी ग्रुप है जो देश में हिंदू मुसलमानों के बीच खाई खोदता जा रहा है। अब सामने आ गई है ये रिपोर्ट कि अमेरिका की आयोग अब इस पर सुनवाई करेगी, क्योंकि सारी रिपोर्ट पहले से सामने है। जितना भी, अब देखिए इस रिपोर्ट में, इस मैटर में, इस केस में यह भी कहा गया है कि हरियाणा में किस तरह से मुसलमानों को मारा गया, मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग करके पूरा दंगा भड़काया गया, फिर प्रशासन मुसलमानों को ही गिरफ्तार करके मुसलमानों के घरों को तोड़ चुका है। ये सारी बातें ढकी छुपी नहीं है, सब की सब बोली जा रही है, सब की सब अब अमेरिका तक पहुंच चुकी है और अमेरिका में नहीं पूरी दुनिया में पहुंच चुकी हैं। यह बात मैं हर दिन आपको बताता हूं कि ये जो तस्वीर है जिसमें ये तालियां बजा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र छोड़िए, इस राष्ट्र पर अब बहुत ही बड़ा दाग लग रहा है। किसकी वजह से? ये जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि जब तक मोदी जी हैं तब तक वही प्रधानमंत्री रहें, 2024 के बाद सारा चुनाव का सिस्टम खत्म हो जाए, यही वो लोग हैं जिनकी वजह से भारत की इतनी आज बेइज्जती हो रही है। वरना आज भारत के प्रधानमंत्री, हमारे और आपके प्रधानमंत्री, रात को 8 बजे आकर बोल दें कि आज से भाइयों बहनों कोई भी मेरा मानने वाला, मुझको अगर कोई प्रधानमंत्री मानता है वो किसी से नफरत नहीं करेगा। अगर मुझको तुम मानते हो कुछ, मेरे चाहने वालों, तो अपने साथियों पर, अपने पड़ोसियों पर, अपने मुसलमान भाइयों पर, अपने ईसाई भाइयों पर, अपने दलित भाइयों पर हमले बंद कर दो। सीना चौड़ा करके हाथ फैलाकर उनको सीने से लगाओ। अरे मानेंगे यार, ये लोग मान जाएंगे। अब इनको ये लगता है कि नहीं, प्रधानमंत्री हमने बनाया इसलिए क्योंकि गुजरात का उनका बायोडाटा था, गुजरात का 2002 का बायोडाटा था। अब वो कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, अब वही चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, 20 तारीख को, 20 सितंबर को अब अमेरिका में क्या होता है। अब मोदी सरकार हमेशा की तरह इशारा कर देगी, चलो बयान दो। अब हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई सटीक, दिल को सुकून देने वाली, दिमाग को यकीन दिलाने वाली अपडेट नहीं मिलेगी। वहाँ एक ही बयान आएगा, यह भारत को अपमानित करने की साजिश है, ये विदेशी ताकतें हैं जो पाकिस्तान और हमारे दुश्मन देशों की बड़ी साजिश है। अब बोल के दिखाएं मोदी सरकार के प्रतिनिधि, बोल कर दिखाएं मोदी जी, 56 इंच की छाती है, लाल आंख है, अब अमेरिका पर हमला कर दो। मतलब मुंह से हमला करते हो ना, तो करो हमला, क्या हमारे रिश्ते खत्म अमेरिका से, कर दो खत्म। अब अमेरिका को बोल कर दिखाओ कि ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और जो दूसरे इस्लामिक देश हैं उनके बहकावे में आ गया है।
उनका गुलाम है अमेरिका, बोलकर दिखाओ। नहीं बोल पाएंगे। अब अगले इंसान को सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है तो आप क्या ही कह सकते हो। मेरे दोस्तों, जब दुनिया ने देख लिया और मोदी सरकार इस चीज को छुपा नहीं पाई कि हां, जहां हमारे शहीद गिरे थे, जहां हमारे सैनिकों की शहादत हुई, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी अपने ऊपर पुष्प वर्षा करवा रहे थे। और यह बात साबित हो गई टाइम के हिसाब से, डे के हिसाब से, बीजेपी की पोस्ट के हिसाब से और उस शहादत की खबर आने के वक्त के हिसाब से कि हां, जिस वक्त शहादत हुई एक जगह मौत का नंगा नाच हुआ, एक तरफ आंसू गिरे और एक तरफ बत्तीसी गिरी। एक तरफ बत्तीसी थी, एक तरफ फूलों की बारिश थी और एक तरफ घर में 3 जनाजे थे, 3 शहीद हमारे। दुनिया ने देखा। इसके बाद मोदी जी का कद छोटा ना हो जाए, बड़े बड़े नेता अब उस शहादत को, हमारे देश के जवानों की शहादत को छोटा करने लगे। जनरल वीके सिंह, ये देखिए क्या बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले जो हुए हैं, ऐसे ये छिटपुट घटनाएं हैं, ये होती रहती हैं, छिटपुट घटनाएं हैं, होती रहती हैं। सवाल यही है, भाजपा का कौन सा नेता आज तक शहीद हुआ है? अरे जिनकी नस्ल में कोई एक शहीद ना हो, उसको तो ये घटनाएं छुटपुट ही लगेंगी। और छुटपुट क्यों ना लगे? क्योंकि कल तक यही और इन्हीं की पार्टी कह रही थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करने वाला कौन? मोदी, मोदी। और अब छुटपुट घटनाएं। एक बात और सुनाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन हो गए हैं, जम्मू कश्मीर में अभी भी गोलीबारी हो रही है। चरण चुंबक मीडिया लगातार दिखा रहा है इसको, लगातार गोदी मीडिया दिखा रहा है, अरे ये देखिए हमारे सेना। अच्छा ठीक है, तो भाई सवाल ये है, सत्यपाल मलिक ने अभी कुछ वक्त पहले कहा था कि 2024 के चुनाव जीतने के लिए मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, पुलवामा जैसा घटना भी हो सकता है। अभी एक नेता ने कहा कि राम मंदिर के ऊपर हमला भी खुद करवा सकते हैं, ये खुद सत्यपाल मलिक भी बोल चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये जो गोलीबारी कश्मीर में हो रही है, इसमें सच में आतंकवादियों का हाथ है या सत्यपाल मलिक की बात सच हो रही है? ये एक सबसे बड़ा अहम सवाल है जो कि चरण चुंबक मीडिया नहीं करेगा। आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी इस वक्त मोनू मानेसर पुलिस की गिरफ्त में है। हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद उसको आजाद करवाने के लिए अलग ऐलान कह रहा है कि हम जो है आंदोलन करेंगे। समझिए, तो आपको ये देखना होगा कि कौन से लोग, किस समुदाय के लोग बलात्कारी कातिल के साथ खड़े होते हैं और सच्चे भारतीय किधर खड़े होते हैं। दूसरी एक अहम बात, यही मुद्दा मोनू मानेसर ने जो किया, जिसकी वजह से मोनू मानेसर के कांड की वजह से पूरा हरियाणा नूह पूरे दुनिया में बदनाम हो गया और अमेरिका के आयोग में, USCIRF में अब जो 20 सितंबर को अमेरिका में सुनवाई होने वाली है, UN कमीशन जो सुनवाई करेगा, उसमें भी नूह, हरियाणा नूह की हिंसा का मामला शामिल है। बता चुका हूं ना शुरुआत में। अब ध्यान दीजिएगा, जो कुछ हो रहा है अब मोदी सरकार को यह समझना होगा, दुनिया देख रही है। मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया तो बहुसंख्यक समाज का दिल आहत हो गया। अब क्योंकि वोट बैंक का मामला है और चुनाव सर पर है, तो मम्मन खान कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार कर लिया ताकि बहुसंख्यक समाज शांत बैठ जाए कि हाँ, हमारा गिरफ्तार हुआ तो उनका और बड़ा वाला गिरफ्तार हो गया कि नेता, वो भी कांग्रेस का गिरफ्तार किया गया। एक तीर से कई सारे निशाने। दोस्तों, मम्मन खान को गिरफ्तार क्यों किया गया? जो मुसलमान मम्मन खान को नहीं जानते, जो भारतीय मम्मन खान को नहीं जानते, मम्मन खान इंजीनियर का एक वीडियो आपके सामने रख रहा हूं, जो बंदा विधानसभा में असली में 56 इंच दिखाकर बताता है कि कौन लोग हरियाणा और नूह में गौहत्या के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर मम्मन खान को गिरफ्तार क्यों किया गया है। मैं आपको जो हरियाणा में कानून व्यवस्था है उसी के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूं। मेरे से पहले भी साथियों ने हाउस में इस पर बात की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री जी से, भाई चुप रहकर डर जा रहे,
ये पूछना चाहता हूं कि जो गौ रक्षा के नाम पे गुंडे आपने मेवात में भेज रखे हैं, इतने बड़े बड़े हथियार आपने दे रखे हैं, मैं आपको टेबल भी करूंगा, ये किस आधार पर हथियार दे रखे हैं आप लोगों ने? क्या मुसलमानों को मारने के लिए दे रखे हैं आपने? ये क्या पुलिस नहीं है जो आपने कानून बनाए हैं, जो गौ हत्या करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे सके? ये क्या कारण है? मैं आपको बताता हूं, इन गुंडों ने जो गौ रक्षा के नाम पर मेवात में हमारे 3 लोगों की नए लड़के नौजवानों की जो मौत जान लिए, उसके जिम्मेवार कौन है? ये हरियाणा सरकार है, गृह मंत्री है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं। क्यों लगाम नहीं लगाते हैं वहां जाकर के? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी इन्होंने 4 घटनाओं को अंजाम दिया है। 23/4/2022 को गांव शेखपुर में ये टीम, हमारे मेवात के लोग हैं, कुछ जींद से आते हैं, कुछ रोहतक से आते हैं, गांव शेखपुर में जाते हैं, हथियारों को ले जाते हैं और एक गाड़ी होती है पंचायत डेवलपमेंट की HR 70D 4177, उसमें जबरन वहां से लोगों को उठा के गौशाला ले जाते हैं, वहां मारते हैं, फिर पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। और जो परिजन होते हैं उनकी एप्लीकेशन को भी SP साहब नहीं दे सकते। उसके बाद दूसरी घटना इन्होंने की 15/8/2022 को रावा गांव में यही टीम गांव में जाती है, जंगलों में घूमती है, कोई गौ कसी नहीं होती, और वहां जाके जो हमारी बहन बेटियां जंगल में जाती है उनके साथ अश्लील हरकत करते हैं, गांव वाले विरोध करते थे, गोली चलाते हैं, और फिर पुलिस इन्हीं के खिलाफ जबरदस्ती। भाई डट जा रहे, जब बोलिए क्या होगा? क्या भी मेरा टाइम है, 1 मिनट या तो इसको क्या होगा? आप उनको बोलने मेरा टाइम बंद कर दो, मेरा टाइम बंद करो, मेरा टाइम बंद करो। ये क्या है? समझ गए? नूह और मेवात में गौ हत्या के नाम पर कत्लेआम करने वाले कौन हैं? मम्मन खान क्लियर कट साफ बात बोल रहे थे और आपकी और हमारी आवाज सरकार के कानों के अंदर चीख कर बोल रहे थे। सबसे पहली बात, ये एक वाक्य नहीं हुआ पत्रकार जी, ये 3-4 वाक्य कर चुके हैं मेवात में। पहले भादस में किया, बसई में किया, रावली में किया, बिछोर में किया, अब शेखपुर में किया। बिछोर में 30 अप्रैल 2021 को जज साहब ने साफ साफ अपने ऑर्डरों में इंटरिम बेल देकर के कहा है कि कोई भी विजिलेंट, मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी जाके रेड मार सकता है, ना कि प्राइवेट आदमी कोई भी जाके रेड नहीं मारेगा, किसी को भी अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने अच्छी तरह इनको फटकार लगाई है। बाकी जिस तरह से शेखपुर और रावली में इन्होंने असामाजिक तत्वों ने गुंडागर्दी की है, वो बर्दाश्त से बाहर है। वो मेरे नहीं, पूरे मेवात से के हर इंसान के, हर व्यक्ति के दिमाग से बाहर है। क्यों बाहर है? मेवात में हिंदू मुसलमानों का भाईचारा एक बहुत बड़ा पुराना चला रहा। देश में ऐसा भाईचारा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह का मेवात में भाईचारा है। उसके पश्चात ये बाहर से आके लोग गौ रक्षक के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर जो गुंडागर्दी उठा रखी है, जिस तरह से हथियार लेके नहीं गांव में जाते हैं, जो कोई दोषी हो ना निर्दोष को देखते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं और जबरदस्ती उनको गाड़ी में ले जाके थाना में बंद करके जेल भेजते हैं। SP साहब से हमने कहा है, SP साहब हमें ये बताइए, क्या आपने इनको अपॉइंटमेंट किया हुआ है? क्या आपने इनको हथियार दिए हुए हैं? क्या आपने खुली छूट दी हुई है कि यहाँ के मेवात में जो भाईचारा है उसको खत्म करना है या यहाँ के नौजवानों को जेल में पहुंचाना है? DC साहब बैठे थे सामने, DC साहब ने कहा यदि आपने कोई अपॉइंटमेंट लेटर इनको दे रखा है तो वो अपॉइंटमेंट लेटर हमें दिखाया जाए, या आप सरकार ने या प्रशासन ने कोई इन गोरक्षकों को या बजरंग दल वालों को कोई भी संरक्षण दे रखा है, कोई भी अधिकार दे रखा है तो उसकी हमें कॉपी मुहैया कराई जाए। मम्मन खान को गिरफ्तार करने के बाद पूरे देश में शांति है। मुस्लिम समुदाय अपने घरों में कुंडी लगाकर चुपचाप सो रहा है, लेकिन कुछ कांग्रेस के समर्थकों ने, कुछ, क्योंकि वो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं बेचारे, तो उन्होंने रैली निकाली। देखिए। मम्मन खान को रिहा करो, मम्मन खान को रिहा करो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। मम्मन खान की गिरफ्तारी के बाद नोटिस जारी करके धारा 144 इलाके में लगा दिया गया। जुमे की नमाज प्रशासन ने कहा कि घर में पढ़ो और घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के नूह जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी स्थायी रूप से बंद कर दी गई। 15 सितंबर सुबह 6 बजे से 16 सितंबर
23:49 बजे तक मोबाइल इंटरनेट स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। 144 धारा लगा दी गई है। जुमे की नमाज घर में पढ़ी गई है और शांति से सब कुछ हो गया। अब आप समझ सकते हैं क्यों हुआ, क्योंकि मम्मन खान को रिलीज नहीं करना। एक तो जो सच बोलेगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा और फिर कोई उसके लिए आवाज न उठाए इसलिए इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। अब आपके सामने एक मम्मन खान है और एक क्रिमिनल है, यानी अपराधी को बेल और विधायक को जेल। समझ गए? ये क्रोनोलॉजी भाजपा की है। इसी तरह से एक ये दिल्ली के, आपको याद होंगे जब दंगे भड़के थे तो कपिल मिश्रा जो आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, ये पूरी तरह से आजाद हैं, और मम्मन खान जिसने अल्पसंख्यकों की आवाज उठाई वो जेल में है। उधर चरण चुंबक पत्रकार, तिहाड़ी पत्रकार, जिसको इंशाल्लाह दोबारा से तिहाड़ जाना पड़ेगा, इस सरकार में नहीं तो अगली सरकार में अपनी पूंछ को बचाना पड़ेगा। आपको बता दूं कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जबरदस्त झटका दिया है। इसने जो है, तिहाड़ी ने कोर्ट में ये रिक्वेस्ट किया था कि उसके ऊपर धारा 153A को रद्द कर दिया जाए, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने उसे तगड़ा झटका देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा जो केस हुआ है वो वाजिब लग रहा है, इसमें जांच की जरूरत है। अब 153A की अगली सुनवाई रद्द नहीं हुई तो सुधीर चौधरी को दोबारा जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है। इसीलिए ये एक बेहतर कदम है। दूसरी तरफ दोस्तों, पत्रकारों का, चरण चुंबक पत्रकारों और एंकरों का बाइकआउट करने पर तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। तमाम चरण चुंबक पत्रकार इस वक्त फड़फड़ा रहे हैं। डीडी न्यूज का पत्रकार जो जहर फैलाता है वो ये कहता हुआ पाया गया कि ये हमारे साथ गलत हुआ है। हर आदमी कह रहा है कि गलत हुआ है, गलत हुआ है, और हम तो निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे। आइए डीडी न्यूज के उस जहरीले एंकर का कुछ मैं आपको टाइटलिंग दिखाता हूं, उसके शो के टाइटल दिखा रहा हूं। अशोक श्रीवास्तव नाम है ना इसका। दुनिया में बड़ा मान, विपक्ष करे सनातन पर संग्राम। और देखिए, इंडिया बनाएंगे, सनातन को मिटाएंगे। और इसका डिबेट देखिए, डीडी न्यूज सरकारी चैनल, दुनिया कहे वाह, विपक्ष भरे क्यों आह, वाह भाई वाह। इंडिया हिंदू फोबिया, मतलब इंडिया का अलायंस इसने बता दिया हिंदू फोबिया है, और ये कहते हैं कि हम निष्पक्ष हैं। इसी तरह से बार बार प्रहार, हिंदू पर ही क्यों वार, ठीक है। देश एक चुनाव एक, जो मोदी जी कह दें ये सुबह से शाम तक वही हगना शुरू कर देता है। डीडी न्यूज कह रहा हूं, सरकारी। तो बताइए इस इंसान का बाइकआउट वाजिब है कि नहीं। इसी तरह से रूबिका लियाकत फड़फड़ा रही हैं। फड़फड़ाते हुए उन्होंने अजीब बात लिखी, जिस बात से आपको आज यकीन हो जाएगा कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं। ये रूबिका लियाकत एक नंबर की जाहिल है। इसको ये नहीं पता कि बैन किसे कहते हैं। ये लिखती हैं कि इसे बैन करना नहीं, इसे डरना कहते हैं। इसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं, सवालों से भागना कहते हैं। आपको आदत है हाँ में हाँ मिलाने वालों की, वो ना कल किया था ना आगे करूंगी। बैन लगाने की हिम्मत जो मोहब्बत की दुकान में कूट कूट कर भरी नफरत परोस रहे हैं। सवाल बेलौस थे और हम आगे भी रहेंगे। जय हिंद। अब इस महिला को, पढ़ी लिखी जाहिल महिला को बताए कि बैन किसे कहते हैं। बैन नहीं लगाया है। अरे मेरी बहन, तुझ पर बैन नहीं है, अल्लाह मेरी तौबा, तुझे बैन बोल दिया। बैन तेरे पे नहीं लगाया है, बैन है ही नहीं है। बैन होता तो तेरे चैनल पर ही नहीं आते। बात यह है कि तुझे इंटरव्यू नहीं देंगे। तेरे चैनल पर जिन एंकरों का बाइकआउट किया गया है, वो जिस चैनल पर काम करते हैं, उनके दूसरे पत्रकारों को जो ईमानदारी से और सही जबान का इस्तेमाल करते हैं, उनको वो इंटरव्यू देंगे। तुम्हें इंटरव्यू नहीं देंगे, तुम्हारी डिबेट में नहीं आएंगे। आई बात समझ में? तो जिसे बैन में और बाइकआउट में फर्क पता ना हो, वो अपने आप को पत्रकार समझते हैं। अच्छा, और आगे क्या लिखा इन्होंने कि सवाल पूछने की हिम्मत हम जारी रखेंगे। मैं तमाम गोदी मीडिया के चरण चुंबकों से
ये पूछना चाहता हूं 10 सालों में तुम्हारे सीने में गुर्दा नहीं था जो आज तुम फड़फड़ा रहे हो सवाल करने की। सवाल करने पर हमसे किनारा कर रहे हैं, इंडिया अलायंस गड़बड़। अच्छा, बाप से कभी सवाल कर पाए हैं? बताओ, मोदी से कितने सवाल कर लिया आपने? मोदी जी से कितने डिबेट कर लिए आपने? और ये रूबिका लियाकत जो कह रही है कि निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, इन्हीं के चैनल के बड़े डायरेक्टर सबसे ऊंचे, वो कहते हुए पाए गए कि हमें कोई शर्म नहीं है, हम मोदी जी के गठबंधन से चल रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस से चल रहे हैं, हमें कोई शर्म नहीं है कि हम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अबे जब तुम सरकार के साथ मिलकर काम करोगे तो तुम्हें डर क्या है बात का? अबे पूरा भारत जानता है कि मोदी जी के इशारे पर तुम्हारी चोंच चलती है, मोदी जी और भाजपा के इशारे पर तुम नफरत फैला रहे हो, हैं? यकीन नहीं आ रहा? तो दोस्तों आइए, रूबिका के मालिक, चैनल के मालिक अपने मुंह से जो बात कह रहे हैं सरकार के साथ, वो खुद एक बड़ा मोदी भक्त है। देखिए, देश की संघर्षशील पत्रकार और एंकरिंग की दुनिया की क्वीन रूबिका हमारे साथ है। वे आज भारत 24 परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। आपके आने से आज चैनल में इतना ज़बरदस्त उत्साह है, एक उत्सव का माहौल है, और मुझे ऐसा लगा उत्सुकता देख के जैसे कोई फिल्म स्टार आया हो। सीरियसली, ये आपकी लोकप्रियता है। रूबिका, जहाँ तक हमारी एडिटोरियल पॉलिसी का सवाल है, तो बेसिकली क्या है कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, खबरों के साथ हैं, जनता के साथ हैं। बाय एंड लार्ज वी आर फेयर एंड इंडिपेंडेंट, but intelligent support to the popular ruling government. We don't feel shy in this. और क्यों नहीं? आज देश का प्रधानमंत्री अगर ग्लोबल लीडर बना है, आज नरेंद्र मोदी अगर 64% या 76% के साथ वर्ल्ड में टॉप पॉपुलरिटी ग्राफ में अगर दिखता है, आज अमित शाह अगर 370 करके और कश्मीर के माहौल को बदल देते हैं, तो कैसे इग्नोर करें? नहीं कर सकते इग्नोर उन्हें उनका हक उनकी लोकप्रियता के अनुपात में देना पड़ेगा। अगर वो 303 ला करके अपने बूते रूल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भारत 24 के स्क्रीन को भी रूल करेंगे। और हमें इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली में एक नया गोदी मीडिया आ गया है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि गोदी मीडिया नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ को कैसे मिस करें, यथार्थ को कैसे मिस करें, और हम किसी एक व्यक्ति को नहीं दिखा रहे हैं। और चुनाव सामने है 2024 का। आप बनिए प्रधानमंत्री, बनिए गृह मंत्री। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप वो बनेंगे तो हम आपको उतनी कवरेज, उतना लाइव टेलीकास्ट देंगे जितना आज हम नरेंद्र मोदी, अमित शाह को दे रहे हैं। बनिए तो सही। जी हाँ, इसके अलावा आज जो इनके पेट में दर्द हो रहा है, औकात है सवाल पूछने की, तो चलो तुम सारे कुकुरमुत्तों से एक सवाल है। बताओ तुमने मणिपुर पर मोदी जी से कितने सवाल किए? बताओ चीनी घुसपैठ पर तुमने कितने सवाल पूछे? चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने नक्शे में शामिल किए जाने पर तुमने कितने सवाल पूछे? गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी पर तुमने कितने सवाल पूछे? कितनी डिबेट करी? गिरती हुई अर्थव्यवस्था और उड़ते हुए डॉलर पर किसने सवाल पूछा? सड़कों पर हो रही मॉब लिंचिंग पर तुमने कितने सवाल किए? राफेल की दलाली का जिम्मा अनिल अंबानी को दिए जाने पर तुमने कितने सवाल पूछे? कब सवाल पूछा? हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी से कितने सवाल पूछे? सुभाष चंद्र का 6,700 करोड़ का कर्जा माफ कर जाने पर तुमने अपने बाप से कितने सवाल पूछे? पुलवामा पर सत्यपाल मलिक के एक से बड़े एक खुलासे के बाद तुमने मोदी सरकार से कितने सवाल पूछे? कश्मीर में हर माह होते हुए आतंकवादी घटनाओं पर तुमने आज कितने सवाल पूछे? जो मोदी सरकार रोज कह रही है और रोज कह रही थी कि हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, पिछले 4-5 दिन से आतंकवादी गोलीबारी कर रहे हैं, तुमने कितने सवाल पूछे? हरियाणा, नूह में, दिल्ली में, जगह जगह पर, देश भर में मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तुमने कितने सवाल पूछे?
मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघर तोड़ दिए, तुमने कितने सवाल पूछे? कश्मीर के मुसलमानों का कितना गंदे तरीके से नरसंहार किया गया, तुमने क्या सवाल पूछ लिया? शोपियान एनकाउंटर फर्जी हुआ, रिपोर्ट आई, जांच रिपोर्ट आई, तुमने कश्मीर के उन बेगुनाह मुसलमानों पर कितने सवाल पूछ लिए? G20 में गरीबी मिटाना चाहिए था तो गरीबों को छुपाया गया, इस पर तुमने कितने सवाल पूछ लिए? सवाल पूछने पर इंडिया अलायंस हमारा बाइकॉट नहीं, बाइकॉट नहीं, तुम्हारे मुंह पे थूका जा रहा है क्योंकि तुम इसी लायक हो। उधर मेरे दोस्तों यूसीसी की बात होती है ना, यूसीसी ला कर दिखाएं मोदी जी, प्रोपेगेंडा ना खेलें। बिहार की घटना आपको बताऊं, बिहार में एक शादीशुदा व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पीट पीट कर इसलिए मार डाला क्योंकि वो दूसरी शादी करना चाहता था। समझ रहे हैं? नाम जो है उसका कृष्ण शाह है। कृष्ण कुमार शाह को गिरफ्तार कर लिया है बिहार की पुलिस ने। रिपोर्ट आपके सामने है। बेटी ने बताया कि पिछले 3 साल से पति पत्नी के बीच विवाद रहता था। पति जो है वो दूसरी शादी करना चाहता था लेकिन पत्नी इसका विरोध करती थी, तो गुस्साए पति ने अपनी बीवी को इतना मारा कि बीवी मर गई। मोदी सरकार से अनुरोध है जल्द यूसीसी लेकर आएं, जल्दी से, बिल्कुल खेल ना खेलें। मुसलमानों को गरियाया जाता है, भाई कम से कम मुसलमान दूसरी शादी करने के लिए बीवी को मारते तो नहीं है, गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं। एक किसी सबल नहीं रही है, दूसरी क्यों करे? खाने पीने के लाले पड़े हैं, दूसरी क्यों करे? अच्छा, जिसके पास करोड़ों खरबों रुपया, करोड़पति आदमी है, वो भी दूसरी क्यों करे? भाई क्यों करे दूसरी? एक करो, ढंग की करो, ढंग से रहो, मैं तो ये मानता हूं। लेकिन भाई सवाल ये है कि अगर इस्लाम का विरोध कर रहे हो और कह रहे हो 4 शादियां होती हैं और गलत होती हैं और अत्याचार होता है, तो भाई तुम्हारे यहां क्या हो रहा है? पहली पत्नी मान नहीं रही है शादी के लिए कि दूसरी शादी करो, तो मार देगा पति उसको। खैर, कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेशनल प्राइम टाइम में आज के लिए इतना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और झूठों के मुंह पर तमाचा मारने में हमारी मदद कीजिए। जय हिंद।